नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं नीलम राकेश जी की कहानी अभी मंजिल दूर है। महाराजगंज आए मुझे अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन अचानक नारी मुक्ति मंच की कुछ महिलाएं मेरे पास आईं और मुझे नारी मुक्ति मंच की उपाध्यक्षा का पद स्वीकारने का अनुरोध करने लगी। मेरे विगत 15 वर्षों के समाज सुधार के कार्यों का पूरा कच्चा चिट्ठा था उनके पास। समाज सेवा के क्षेत्र में जाने का निर्णय मेरा अपना था। बड़ा सुकून मिलता था मुझे किसी पीड़ित को थोड़ी सी राहत पहुंचाकर। मेरे पति ने मेरी इस भावना को समझा, सराहा और प्रोत्साहन दिया। परिणामतः मेरा वैवाहिक जीवन समाज सेवा में बाधक न बनकर सहायक बन गया। मैं 1.5 दशक से निरंतर अपने स्तर पर समाज सेवा के कार्य करती आ रही हूँ, बिना किसी प्रतिदान की चाह के, बिना किसी प्रचार के। मैं चकित थी। गुपचुप किए मेरे सभी छोटे बड़े कार्यों की इतनी विस्तृत रिपोर्ट उनके पास कहां से आई। साथ ही मैं इस उधेड़बुन में गोते लगाने लगी कि आखिर महाराजगंज जैसे पिछड़े गरीब इलाके में नारी मुक्ति मंच की स्थापना का विचार किसी के मन में कैसे आया होगा। तराई के इस क्षेत्र को प्रकृति ने हरियाली का वरदान दिया है, किंतु गरीबी और अशिक्षा उस पर भारी पड़ गई है। एक और नेपाल की सीमा, दूसरी ओर विकासशील गोरखपुर और उनके बीच सैंडविच बने महाराजगंज को विकास की कोई रेखा छू भी नहीं सकी है। 8-10 वर्ष पूर्व जिला बनने के बावजूद भी विकास की कछुआ चाल महाराजगंज पहुंचने में अभी सफल नहीं हुई है। ऐसे में नारी मुक्ति मंच का कई वर्षों पूर्व यहां उदय हो जाना नारी मुक्ति आंदोलन की गहरी पैठ दर्शाने के लिए पर्याप्त था। साथ ही मैं अभिभूत थी कि मेरे निस्वार्थ कार्यों के मूल को पहचाना गया है। अपने कर्म से कुछ पा लेने की उपलब्धि मन को रोमांचित कर रही थी। मेरी मौखिक स्वीकृति पाकर वे सब प्रसन्न मन से विदा हो गई। अजब आलम था, एक अनोखी अनुभूति। पति के कार्यालय से वापस आने की प्रतीक्षा भी कठिन जान पड़ रही थी। खुशी थी कि छुपाए नहीं छुप रही थी। जैसे तैसे सांझ घिरी, पति को अपने नीड़ में घुसते ही कुछ नया घटित होने का भान हो गया। होता भी क्यों ना, मेरा तो रोम रोम पुलकित था। हर हाव भाव मेरी प्रसन्नता दर्शा रहे थे। मंजिल पा लेने का नशा छाया था मुझ पर। क्या बात है, आज चेहरे पर नूर कुछ ज्यादा ही छलक रहा है। शोभित मुझे देखते ही बोले। आप अंदाजा लगाइए। पति की आंखों में झांकते हुए मैंने जवाब दिया। कुछ पा लेने जैसी आभा छलक रही है तुम्हारी आंखों से। मुस्कुराते हुए शोभित बोले। अरे कमाल है, आपने तो एकदम सही पहचाना। मैं चकित रह गई थी। अरे भाई, आपको मुझसे बेहतर कौन जानता है, आखिर तो आपके पति हैं। सब कुछ सुनकर शोभित कुछ पल मुझे देखते रहे। मेरी छोटी मोटी उपलब्धि से खिल उठने वाले शोभित की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित रूप से चौंकाने वाली थी। तुम नारी मुक्ति आंदोलन की पक्षधर कब से हो गई? मतलब? मैं चौंक गई थी। मतलब तुम तो घर परिवार को समेट कर चलने वाली स्त्री हो। नारी मुक्ति जैसा मुहावरा तुम पर फिट नहीं बैठता। मतलब आपको लगता है मैं इस पद के योग्य नहीं हूं? मेरे विश्वास को आघात पहुंचा था। नहीं नहीं, बात तुम्हारी योग्यता की नहीं है। तुम जानती हो, तुम्हारी योग्यता का मैं कायल हूं। शायद मेरे दर्द को मेरी आंखों में शोभित ने पढ़ लिया था। फिर क्या तुम नारी मुक्ति की पक्षधर हो? मैं अपलक शोभित को निहार रही थी। मेरे प्रश्न ने तुम्हें सोच में डाल दिया ना? यही कहना चाह रहा था मैं। किसी भी आंदोलन से जुड़ने से पहले उस पर विश्वास होना आवश्यक है। यदि आंदोलनकर्ता और विशेष रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने वालों को ही अपने उद्देश्य पता नहीं होंगे, यदि उनके सामने अपना लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, तो पूरा आंदोलन अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। और इस आंदोलन की त्रासदी यही है। यह आंदोलन से अधिक मुहावरा बनकर रह गया है। मैंने प्रतिवाद किया। आज मेरी उन लोगों से बहुत विस्तार से बात हुई है। ऐसा नहीं है। दरअसल इस आंदोलन को लेकर पुरुषों में एक डर बैठ गया है। इसी कारण इसका इतना विरोध होता है। वे लोग बता रही थी कितनी ही पीड़ित महिलाओं को उनके मंच ने राहत पहुंचाई है। दहेज उत्पीड़न के विरुद्ध पूरा जिहाद छेड़ रखा है इस मंच ने। अभी पिछले हफ्ते ही एक बहू को जलाकर मारने वाले अपराधियों को इस मंच ने जेल पहुंचाया है। अच्छा, किस किस को जेल की सजा हुई है? बहू की सास, ननद और पति, तीनों को।
उसके पति के शह पर सास और ननद ने मिलकर बेचारी को जला दिया था। उसके पति को तो फांसी होनी चाहिए। जिसके साथ जीवन बिताने का वादा किया, उसी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होना अक्षम्य अपराध है। किंतु तुम देखो, उसे जलाया किसने? एक स्त्री को दूसरी स्त्री ने। मतलब पीड़ित और प्रताड़क एक ही समुदाय के हैं। फिर मुक्ति किसको किससे चाहिए? यानी आप चाहते हैं मैं इस आंदोलन से ना जुड़ूं? जुड़ना और ना जुड़ना यह तुम्हारा अपना निर्णय है। अगर तुम्हें लगता है इस मंच से जुड़कर तुम बेहतर काम कर सकती हो तो जरूर जुड़ो। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि अत्याचार किसी पर भी हो और कोई भी करे, उसके विरुद्ध आवाज उठानी ही चाहिए। इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नारी को यदि सचमुच मुक्ति दिलाना है तो उसे शिक्षा का हथियार दो। उसके अकेलेपन को काटो, उसके मानसिक उत्पीड़न को रोको। इस तरह की भ्रामक बातों का क्या लाभ कि साड़ी पहनना नारी को बंधन में जकड़ना है या विभिन्न सुहाग चिन्ह बेड़ियां हैं, इन्हें तोड़ फेंको। क्या लाभ होगा इससे? वैसे तुम यदि इन्हें उतारना चाहो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा, परंतु क्या तुम अपना मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, चूड़ियां और नाक की लौंग उतारना चाहोगी? मैं अवाक सी मुंह बाए अपने पति को देख रही थी। उनकी बातों ने मेरे विचारों को उद्वेलित कर दिया था। अरे, कहाँ खो गई तुम? अभी फैसला करने को बहुत समय है, आराम से करना। शोभित मेरी आंखों के आगे चुटकी बजा रहे थे। आ, चौंक कर मैंने शोभित की ओर देखा। मुझे 2 दिन के लिए बनारस जाना है, चलोगी? हाँ हाँ, कब जाना है? बस 1 घंटे में निकलेंगे। आज ही? हाँ, चलो मैं तैयारी में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ना बाबा, वो मैं कर लूंगी। आप बस अपनी चाय पी लीजिए और बच्चों को मनाकर दूध पिला दीजिए। इतनी मदद बहुत है। बनारस जाते हुए मैं रास्ते भर शोभित की बातों का मंथन करती रही। उनकी बातों में सार दिखाई दिया। मन विचलित होने लगा। समाज सेवा के क्षेत्र में अलग अलग तरह की समस्याओं से मेरा परिचय होता रहा है। अब वही सब शोभित की बातों का समर्थन करती प्रतीत हो रही थी। 5 पुत्रियों को जन्म देने वाली रम्या की सास उसके नाक में दम किए रहती थी, किंतु उसकी सास को समझाना मेरे लिए टेढ़ी खीर था। 11 वर्षीय संजू का विवाह इतनी कम उम्र में न करने के लिए उसके पिता को तो समझा लिया, किंतु उसकी माँ और दादी कहाँ कुछ सुनने को तैयार थी। काश ये सब कुछ पढ़ी होती। सुरिंदर की बात क्या कहूँ। पति ने दूसरी औरत बिठा ली तो अपना बेटा लेकर वापस अपने गांव चली आई। अब वह बड़ा हो गया है, परंतु शिक्षा के नाम पर कोरा है। कहती है, मरद पढ़ा रहा तो हमके छोड़ दीहिस, अब बिटवा के पढ़ा देव तो यहू हमें छोड़ देई। हम अपना पाँव में कुल्हाड़ी नाही मारब। सोचते सोचते मेरा दिमाग घूमने लगा। बनारस की भागम भाग में अनुश्री से मिलना हुआ। अनुश्री से मिलना उसके एकाकीपन से मिलना था, उसकी निराशाओं से साक्षात्कार था। बुरी तरह हिलाकर रख दिया उसने मुझे। मेरे अंदर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। कहाँ जाना चाहते हैं हम? एक और नितांत अकेले अपना अपना युद्ध लड़ते अनु जैसे अनेक लोग हैं। दूसरी ओर हर गली मोहल्ले में खुली समाज सेवा की अनगिनत दुकानें, बैनर, जुलूस, नारेबाजी और अखबार में फोटो। परिणाम वही ढाक के 3 पात। हवा से फड़फड़ाते कागज की आवाज से मैं वर्तमान में लौट आई। सामने मेज पर नारी मुक्ति मंच की उपाध्यक्षा पद पर नियुक्ति का पत्र रखा था। जब से बनारस से लौटी हूँ, यह नियुक्ति पत्र और अनुश्री का चेहरा मेरी नजरों के सामने बारंबार गड़बड़ होने लगे हैं। नियुक्ति पत्र के साथ जुड़ा रुतबा और सामाजिक प्रतिष्ठा अपनी ओर खींचती है, तो अनुश्री का चेहरा याद दिलाता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बिना किसी बंधन में बंधे हुए। यह निर्णय की घड़ी थी और मेरे अंदर समुद्र मंथन जैसी हलचल। कहाँ खोई हुई हो? शोभित की आवाज से मैं चौंक उठी। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। कुछ पल पति की ओर देखकर मैंने अपनी उलझन को शब्दों का जामा पहना दिया। अनुश्री के कहे शब्दों की अनगूंज गूंज बनकर मेरे कानों में अभी गूंज रही है। जब से बनारस से वापस आई हूँ, घर को सजाते संवारते कुछ भी करते अनुश्री का भोला मुखड़ा, दुर्बल काया मेरी आंखों के आगे हर पल तैरती रहती है। उसके शब्दों में छुपी निराशा मुझे विचलित कर रही है। दीदी, मेरी प्रेरणा तो महाराजगंज चली गई। अब सब खत्म।
यही कहा था ना? शोभित ने अनुश्री के शब्द दोहरा दिए थे। हाँ, तो तुम इतना विचलित क्यों हो रही हो? यह तो इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है तुम्हारे लिए। शोभित के चेहरे पर सहज मुस्कान थी। कॉम्प्लीमेंट? आप इसे कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं? मैं तो यह सोचने पर विवश हूं कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया उसके लिए कि वह इतना विवल हुई जा रही थी। इतनी बड़ी बात कहने वाली लड़की को आखिर मैंने दिया ही क्या है? तुमने उसके अंदर हिम्मत और विश्वास को जगाया है, जो उसके अंदर पहले से ही था। मैंने तो उसे दिए थे सिर्फ प्यार के दो मीठे बोल, निराशा के पल में प्यार का स्नेहित स्पर्श, और मैं तुम्हारे साथ हूं का एहसास। बस इतना ही ना? और तुम इसे छोटी सी बात समझती हो? हकीकत यह है कि आज हमारे समाज में इसी भावनात्मक सहारे का नितांत अभाव हो गया है जो तुमने उसे दिया। इसी कारण तुम्हारे चले आने से उसके जीवन में एक गहरी शून्यता घिर आई है जो उसे विचलित कर रही है। शोभित ने सरल शब्दों में स्थिति का विश्लेषण कर दिया। यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। इंसान अपने आप में इतना क्यों सिमट गया है? हम इतने एकाकी और स्वार्थी क्यों होते जा रहे हैं? क्या हम भावनात्मक रूप से इतने निर्धन हो गए हैं कि किसी का सुख दुख नहीं बांट सकते? भरे पूरे परिवार के बीच यह एकाकीपन क्यों? अनुश्री का चेहरा इसी प्रश्न का ज्वार भाटा लिए मेरे मन में उथल पुथल मचा रहा है। तुम्हारी बात सोचने पर विवश करती है, परंतु मुझे 10 बजे एक मीटिंग में पहुंचना है, इसलिए मैं चलता हूँ। तुम भी किसी काम में मन लगाने की कोशिश करना। शाम को बात करेंगे। मेरे विचारों से सहमति जताते हुए शोभित बाहर चल दिए। मैं पति को गाड़ी तक छोड़कर लौटी तो अनुश्री के जीवन में डूबने उतराने लगी। अनुश्री एक साधन संपन्न परिवार की 3 संतानों में सबसे बड़ी संतान है। प्रखर बुद्धि वाली इस कन्या की शिक्षा बीए करते ही बंद करा दी गई और आरंभ हो गया एक सूत्री कार्यक्रम, योग्य वर की तलाश। समय बीतने के साथ साथ योग्य शब्द लुप्त हो गया और यह वर की तलाश में परिवर्तित हो गया। सुंदर सुशील इस कन्या हेतु वर की तलाश द्रौपदी का चीर साबित हुई। समय की हर आहट के साथ अनुश्री की उम्र बढ़ती गई, साथ ही बदलती गई उसकी कुंठा और परिजनों की चिंता। परिवार की लाडली बेटी से वह बेचारी बन गई। चेहरे पर पड़ती उम्र की थाप को वह कैसे रोक सकती थी? अब तो कुछ चांदी के तार भी झांकने लगे हैं। जो भी आता कुछ उम्र को रोकने के सुझाव उसकी ओर उछाल देता। दर्द की तेज चुभन उसके हृदय को बेध जाती। डरती है वह इनसे, अतः आगंतुकों से कतराना उसकी नियति बनता गया, परंतु उसके अकेलेपन का एहसास किसी को नहीं। आज भी वर की खोज जारी है, परंतु कन्या को उसके पैरों पर खड़ा करने का किसी परिजन की स्वप्न में भी ख्याल नहीं आता। संस्कारी परिवार की नाक जो कट जाएगी। परिजनों के बीच एकाकीपन पीड़ा को पीते हुए जीने को अभिशप्त कितने ही लोग मिल जाएंगे। परंतु क्यों होता है ऐसा? हम इतने हृदयहीन कैसे हो गए? इस प्रश्न का उत्तर किसके पास है? अतीत मुझ पर हावी होता जा रहा था। मेरी आंखों के आगे वह दृश्य साकार हो उठा जब तपती दोपहरी में किसी कामवश मैं बालकनी में निकली तो अनुश्री को तेजी से सामने सड़क पर जाते देखा। आश्चर्य के वशीभूत बरबस मैंने उसे ऊपर बुला लिया। आते ही वह फूट पड़ी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। गहरी निराशा की घड़ी में वह आत्महत्या करने जा रही थी। इस सत्य से अनजान में पूछ बैठी, अरे रो क्यों रही हो अनु? इतनी धूप में कहाँ जा रही थी? सब ठीक तो है? मैं आत्महत्या करने जा रही थी। क्या? मैं बुरी तरह चौंक गई थी। विश्वास नहीं हो रहा ना? मेरी पीड़ा कोई नहीं समझ सकता, इसलिए मैंने निर्णय लिया है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। विद्रूप हंसी के साथ वह बोली, तुम होश में नहीं हो अनु? मुझे तो अब होश आया है दीदी। पागल मत बनो। आत्महत्या तो पलायन है। जीवन में दुख सुख तो लगा ही रहता है। यह सब किताबों में लिखा अच्छा लगता है, परंतु जब जीवन में भुगतना पड़ता है। खैर, मैंने पलायन का मार्ग ही चुना है। उसने अपनी बात स्वयं ही काटकर समाप्त कर दी। शायद कोई सफाई नहीं देना चाहती थी। नहीं अनु, तुम्हारे जैसी प्रतिभावान लड़की पलायन नहीं कर सकती। कौन सी प्रतिभा? जिसे जंग लग जाए उसे आप प्रतिभा कहेंगी? खैर छोड़िए दीदी, मेरी चेतना को जगाने का व्यर्थ प्रयास मत कीजिए।
मैंने अपनी मंजिल चुन ली है। अरे अनु, तुम्हारे इस आत्महत्या के चक्कर में मैं तो असली बात भूल ही गई, जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया था। मैंने चौंकने का अभिनय किया। उसने किसी प्रकार की कोई उत्सुकता नहीं जताई। अनु, मेरी एक सहेली है, वह अपना बुटीक खोल रही है। उसे कुछ सहयोगी चाहिए। मुझे तुम्हारा ध्यान आया। तुम खाली रहती हो। इस काम के लिए तुम्हें घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़ेगा, इसलिए घर वालों को भी कोई ऐतराज नहीं होगा। सिलाई कढ़ाई तुम्हें आती ही है। कपड़े बना बना कर उसकी बुटीक पर रखती रहना। उसकी मदद हो जाएगी और तुम्हारी आमदनी। सच दीदी, क्या यह संभव है? उसकी आंखों में पल भर को चमक आ गई। हाँ, क्यों नहीं। बस तुम्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी होगी। नहीं, यह ट्रेनिंग मैं कैसे ले पाऊंगी? घर वालों को तो आप जानती ही हैं। वह पुनः बुझ गई थी। अरे, पड़ोस की कॉलोनी की श्रीमती खन्ना को तो जानती हो ना? उनके पति ने उन्हें एक एक पैसे के लिए तरसा दिया था। उन्होंने भी तो पत्राचार के द्वारा ही सीखा है। अब पास पड़ोस के कपड़े सिलती हैं और देखो, अपनी मेहनत से कितना बढ़िया घर चला रही हैं। उन्होंने पत्राचार से सीखा है? हाँ दीदी, मैं क्या यह कर सकूंगी? उसकी उत्सुकता उसकी आंखों में छलक उठी थी। हाँ अनु, तुम जरूर कर लोगी। बस एक फॉर्म भरकर भेजना होगा। कहाँ मिलेगा फॉर्म? तुम चिंता मत करो, मैं मंगा दूंगी तुम्हें। सच? हाँ, एकदम सच। लेकिन तुम अब कोई गलत कदम नहीं उठाओगी? नहीं दीदी, अब जब आप जैसा मार्गदर्शक मिल गया है, तो मैं अपनी राह स्वयं बना लूंगी। एक नई आशा की डोर थामे अनुश्री मेरे घर से वापस अपने घर चली गई। परंतु मैं चिंतित थी। उसे आशा का दीप तो थमा दिया था, परंतु ऐसी सहेली कहाँ से लाऊंगी जो बुटीक खोल रही हो या जिसका बुटीक हो। फिर भी मैं अपने त्वरित झूठ पर प्रसन्न थी, जिसने एक कोमल कली के जीवन को मृत्यु का ग्रास बनने से बचा लिया था। यह आशा भी मन के किसी कोने में दबी बैठी थी कि ट्रेनिंग के बाद बने अच्छे वस्त्र कोई भी बुटीक वाला अपने यहाँ रख लेगा। अनु का हुनर तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। बिना सीखे वो इतना अच्छा बनाती है, तो सीखकर तो और निखार ही आएगा। अतीत में मैं पूरी तरह डूब चुकी थी। अनुश्री की ट्रेनिंग अच्छी चल रही थी। श्रीमती खन्ना ने खुद भुगता था, तो दूसरों का दर्द समझती थी। वह भी मदद कर देती थी। अनु यह जान चुकी थी कि मेरा किसी बुटीक से कोई परिचय नहीं है, फिर भी वह आशावान थी। अपनी मेहनत और हुनर पर भरोसा था उसे। उसके साथ अनेक बुटीक के चक्कर मैं भी मार चुकी थी। आशा निराशा के झूले में हम झूल रहे थे। तभी मेरे पति का स्थानांतरण महाराजगंज से हो गया और हम अपना बोरिया बिस्तर बांधकर नए परिवेश और नए लोगों के बीच आकर बस गए। और मैं नारी मुक्ति मंच की उपाध्यक्षा का गरिमामय पद संभालने पर भी विचार करने लगी। परंतु बनारस की इस बार की यात्रा से मेरे विचारों को गहरा झटका लगा था। अनुश्री का अकेलापन और उसके जीवन में आई शून्यता ने मेरी चेतना को हिला दिया था। हम नारी मुक्ति तक सीमित होते जा रहे हैं, जबकि पूरे समाज को ही अपनी बुराई से मुक्ति की आवश्यकता है। अतीत से बाहर आकर अब मुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। नारी ही क्या, हर इंसान को जीने के लिए सहृदय समाज की आवश्यकता होती है। जब तक पनघट पर रहकर कोई प्यासा रह जाए, पनघट का होना सार्थक नहीं। नारी को ही क्या, पूरे समाज को सामाजिक चेतना की आवश्यकता है। मैं धीमी चाल से आगे बढ़ी और मेज पर रखे नारी मुक्ति मंच की उपाध्यक्षा पद का नियुक्ति पत्र मैंने हाथ में उठा लिया। एक गहरी नजर उस पर डालकर मैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने लगी। नारी को वस्त्रों और अपने संस्कारों से मुक्ति नहीं, मानसिक दास्ता से मुक्ति चाहिए। अपनी बेचारगी से मुक्ति चाहिए। हमारे आंदोलन को सही दिशा चाहिए। मैं सधे हुए कदमों से खिड़की तक पहुंची और उन नन्हे टुकड़ों को खिड़की के बाहर हवा में उछाल दिया। हवा में तैरते श्वेत पत्रों के बीच मुझे अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। श्रोतागण, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।